आप सभी लोगों को लगभग पता चल ही गया होगा कि 8 दिसंबर 2024 को यूपी पीसीएस पीटी 2024 का डेट जा रहा है और आरओ अपने नियत समय पे ही होगी 21 से 22 दिसंबर। 2 दिन का इसका है, ये आप लोग को पता चल गया होगा। इसमें मैं कुछ नई बात नहीं लेकिन कुछ विशेष बात जरूर करूंगा जिससे कि एग्जाम निकले। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि स्टडी मटेरियल को कितना चेंज करना है कि नहीं करना है, रिवीजन की स्ट्रेटजी पे बात होगी, कुछ मॉक टेस्ट के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट, आरओ के बारे में बहुत संक्षिप्त बात करेंगे और यूपी पीसीएस के लिए, यहाँ पे ये पीसीएस है, यूपी पीसीएस के लिए क्या कोर एरिया है, उस पर कैसे वर्क करना है और किसको कम वर्क करना है या जिस पे कम प्रेस करना है प्रिपरेशन में। कुछ करंट अफेयर्स की बात होगी और अदर्स बात होगी। अदर्स में बहुत इंपॉर्टेंट बातें, औपचारिकताएं हैं जो यूपी पीसीएस कमीशन की तरफ से आएंगी। एक प्रेस रिलीज आएगा और उसमें ये बस बातें हो जाएंगी कि यह एग्जाम एक्सटेंड होकर के 8 दिसंबर 2024 को जा रही है और नॉर्मलाइजेशन जैसी प्रोसेस अब नहीं होगी क्योंकि अब ये एक ही पाली में होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक पाली का फायदा यह है कि मानसिक जो सरदर्द बना हुआ था नॉर्मलाइजेशन, उससे अब आप लोग बच गए, सारे कैंडिडेट बच जाएंगे। दूसरा पॉइंट पे है कि स्टडी मटेरियल जो आप पढ़ रहे थे उसमें चेंज नहीं करना है। मतलब कि जो भी आप पढ़ रहे हैं, जैसे यह परीक्षा 17 मार्च 2024 को प्रस्तावित थी, वहाँ से जुलाई गया, जुलाई से अक्टूबर, अक्टूबर से दिसंबर। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब आप मार्च से लेकर के जुलाई तक में और अक्टूबर सितंबर जो चल रहा है, इस 7 से 9 महीने के अंदर जब कोई चेंज नहीं किया गया तो यह परीक्षा 27 अक्टूबर से, मैं यूपी पीसीएस पीटी की बात कर रहा हूँ, 27 अक्टूबर से एक्सटेंड होकर के 8 दिसंबर जा रही है। मतलब ये लगभग 40 डेज एक्सटेंड है। तो अब आप हमें बताइए कि जब 8-9 महीना में जो चेंज करना था आप लोगों ने कर लिया होगा, तो क्या 40 डेज में कोई विशेष चेंज करने का कोई फ़ायदा है या करना चाहिए? तो बिल्कुल नहीं। आप अपना जो भी तरीका था पढ़ने का, जैसे पढ़ रहे थे या पढ़ रही थी, बिल्कुल वैसे ही चलना है। कोई चेंज नहीं करना है, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना है। जितना एक्सपेरिमेंट करना था कर लिया गया। हाँ, जैसे चल रहे थे उसी को कैरी करना है, उसी में थोड़ा सा एक्यूरेट होना है, एक्यूरेसी बढ़ाना है, एरर को मिनिमाइज करना है। ये हुआ, नो चेंज। स्टडी मटेरियल में कोई चेंज नहीं, मेथड ऑफ स्टडी में कोई चेंज नहीं, आवर ऑफ स्टडी में भी कोई चेंज की जरूरत नहीं है। ये नहीं कि उसको बहुत कम कर दें या बढ़ा दें, बढ़ाने का तो प्रश्न नहीं उठता। जैसे आप चल रहे थे 27 अक्टूबर के लिए, वैसे ही सपोज आप अगर 3 से 4 घंटा चल रहे थे तो इसी को कैरी कीजिए। मैं नहीं कहता कि इसको 7 से 8 कर दीजिए, नो, नेवर, कभी नहीं। तो ये है स्टडी मटेरियल। अब रिवीजन स्टडी पे आते हैं। रिवीजन का जो रणनीति है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी चीज़ 4 से 6 बार रिवाइज करिएगा, चाहे वो स्टेट पोर्शन हो, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमी या करंट अफेयर्स हो। बिना 4, 6, 8 बार रिवाइज किए, अगर आप लोग सोच रहे होंगे कि 2 से 3 बार रिवाइज करने से क्या काम चल जाएगा, तो मैं इस मामले में बहुत निराशावादी हूँ। 2 से 3 बार में कुछ नहीं होता है। आप लोग यकीन मानिए, एक साइकोलॉजिकल टर्म होता है रिट्रीवल, RETRIEVAL। रिट्रीवल मत होता है इन्फॉर्मेशन का लौटना रियल टाइम में। जैसे आप जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हैं या बैठती हो, तो जो इन्फॉर्मेशन रिट्रीव होता है, रिटर्न होता है, और रिटर्न होकर के आपको करेक्ट आंसर पे ABCD पे, जो आपको सपोज कीजिए B आंसर है और यहाँ टिक करा दे, इसी को बोलते हैं प्रोसेस ऑफ रिट्रीवल या मेथड ऑफ रिट्रीवल। तो रिट्रीवल होने के लिए 4 से 6 बार आपको रिविजन करना है। अब रिविजन स्ट्रेटजी में मैं इसका यहाँ एक चीज़ कर दूँ, 2 होता है। एक होता है लीनियर रिविजन, लीनियर फैक्ट रिवीजन की बात हो रहा है, और एक होता है रिवीजन विथ मल्टी ऑप्शनल, जैसे कि 4 ऑप्शन के साथ होता है। आप लोगों ने नोटिस किया होगा। लीनियर में होता है जैसे कि कोई क्वेश्चन लिख दिया और बगल में सीधे आंसर लिख दिया। इसका उदाहरण के लिए एक बुक है मार्केट में GC पब्लिकेशन की, घटना चक्र पब्लिकेशन, वो है पॉइंटर। जैसे उसमें सारे सब्जेक्ट दिया है और वो एक बार दिया है, तो वो भी ठीक है। लेकिन अगर आप थोड़ा मैच्योरिटी ज़्यादा रखते हैं, एडवांस है आपकी मैच्योरिटी, तो वो वर्क करेगी। मल्टी ऑप्शनल में क्या है, अब उसी का पूर्वावलोकन देखिए या परव्यू देखिए या परीक्षा वाणी का जो आता है, उसमें क्वेश्चन दिया रहेगा और 4 ऑप्शन। तो जब आप इसमें रिवीजन करते हैं तो मेरा एक सुझाव है, आप लोग एक काम जरूर कीजिएगा कि ज़्यादा कोशिश कीजिएगा कि ये मल्टी ऑप्शनल वाला रिवाइज करने के लिए। सपोज कीजिए कोई क्वेश्चन है X और इसका ऑप्शन है ABCD, और सपोज कीजिए इसका आंसर है D, कोई भी, तो इसका आंसर तो आप देखेंगे जो कि टिक लगाए हो, लेकिन इस आंसर के साथ, इस एग्जैक्ट एक्चुअल आंसर के साथ आपको ये तीनों आंसर देखना है। क्योंकि जब आप 3 आंसर देखे रहेंगे, या 3 ऑप्शन, सॉरी मैं गलत बोल रहा हूँ, ये 3 ऑप्शन देखे रहेंगे तो ये आंसर तक पहुंचना बहुत आसान है। वरना लीनियर में आप पढ़ करके ये जाओगे और वहाँ पर जब ये 3 के साथ देखेंगे तो आप कन्फ्यूज हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ मैं रिविजन स्ट्रेटेजिक में आप लोगों को अपनी बात पहुँचा पाया। अब आते हैं मॉक टेस्ट, चौथा पॉइंट है मेरा। आज से एग्जाम ऑलमोस्ट 2 मंथ है, थोड़ा सा ज़्यादा, आप उसको 9 वीक, 9 वीक, 8 वीक, 7 वीक जो भी कंसीडर कर सकते हैं। इसमें से 1-2 वीक ऐसे निकल जाते हैं, या तो कुछ ऐसा सिचुएशन आ जाता है, फिजिकल कंडीशन हुआ या लापरवाही हो गई, हो जाता है और होना भी चाहिए। कंसिस्टेंटली नहीं हो सकता है 7 दिन। आप एक दिन सप्ताह में एक दिन आप गैप करोगे ही, और करना भी चाहिए वो एनर्जी रिस्टोर होने के लिए। तो देखिए, मॉक टेस्ट में आप
अब जो वक्त है, अगर आप लोगों ने किया होगा तो ठीक है, अगर जो नहीं किए हैं वो अभी भी 3 से 5 मॉक जरूर करें और बड़ी गंभीरता के साथ करें, मतलब 150 क्वेश्चन को करें। ये जरूरी नहीं कि आप एक ही बैठक में 2 घंटे में करें, नहीं, मैं हमेशा कहता हूं कि आप 75 क्वेश्चन को 1 घंटा में कर लीजिए और 1 घंटा के बाद, जैसे मान लीजिए आप दोपहर में कर लिए, इवनिंग में या नाइट में सेम डेट पर ही कोशिश कीजिएगा। 4 घंटा बाद 6 घंटा बाद अगले आवर में बैठ करके बाकी का 75 क्वेश्चन 2 घंटे में कीजिए और उसे प्रॉपर OMR पे कीजिए, क्योंकि OMR बबल जो काला करेंगे वो ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा, उसको बाकायदे भरिए, उसमें आप काफ़ी एक्यूरेसी रहेंगे। और यकीन मानिए आप लगभग 8 से 10 क्वेश्चन में 20 से 30 सेकंड का समय भी बचा लेते हैं, अगर OMR पे प्रॉपर प्रैक्टिस रहती है तो। अगर OMR पे प्रैक्टिस नहीं है तो विश्वास कीजिए, अगर आप थोड़े नए हैं तो आपका हाथ जो है ना वो वाइब्रेट होगा, कांपेगा, वो कांपता है। आप सपोज कीजिए कि आंसर एग्जैक्ट है A और कभी कभी गलती में जाकर के आप B को ऐसे करते रहते हो, और जब एहसास होता है कि मैं गलत कर दिया तो ये वाला जो बबल है ये 80% रंगा जाता है। फिर आप यहाँ आते हैं तो इसको आउट ऑफ कंसीडरेशन माना जाता है, इस वाले क्वेश्चन को। OMR रद्द नहीं किया जाएगा बट आउट ऑफ कंसीडरेशन माना जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को। तो मॉक टेस्ट है, प्रॉपर OMR पे करना है और कोशिश कीजिएगा 3 से 5 GS1 का। मैं सीसेट की बात नहीं कर रहा हूँ, सीसेट नहीं करना है, सिर्फ PYQ को सॉल्व कर लीजिए। सीसेट में इतना समय होता है कि आप आराम से 20-25 मिनट पहले पेपर करके बैठ ही जाते हो मोटा मोटी, और अगर स्पीड कितना भी स्लो है तो भी आप 2 घंटे में हंसते हुए 60-70 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके 40-45 हो गई। अब RO की है, वही बात है कि वही अपने डेट पे ये एग्जाम अटल है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बहुत लोगों का ये था कि क्या ये 8 दिसंबर को हो जाएगा, तो क्या 15 दिन में? तो ये आपकी समस्या नहीं है, हमारी समस्या नहीं है, किसी इंडिविजुअल की समस्या नहीं है, आयोग की समस्या है और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ उत्तर प्रदेश, वो दोनों मिलकर कराएंगे। तो उनको जब समस्या नहीं तो आप लोग इतना क्यों सोचते हैं कि 8 दिसंबर के बाद 14, 13, 12 दिन के बाद आरो हो जाएगा कि नहीं? तो बिल्कुल आरो हो जाएगा, इसमें आप डाउट मत रखिए, क्योंकि ऑलरेडी ये एग्जाम बहुत डिले हो गए हैं और इनको 2025 में फाइनल करना है, तो इसीलिए दिसंबर में इन दोनों परीक्षाओं का होना बहुत और बेहद जरूरी है। तो आरो के लिए बात हो गई। और एक चीज़ और आरो के बारे में छोटी सी मैं बात करूंगा कि आप लोग जैसे कि 27 अक्टूबर के बाद सोच रहे होंगे कि हिंदी के लिए रखे थे, जो कि उचित भी था, इससे पहले GS पढ़ते जो कि UPPCS में काम आ जाता। तो अब क्या करना होगा कि अभी से जो ARO जिनका प्राइमरी है वो अभी से ही आधा 1 घंटा हिंदी जरूर दें, या 5-7 दिन 10 दिन बाद आप देना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ऑलरेडी आप लोग फरवरी वाले परीक्षा में पढ़े हैं, बीच में भी पढ़े ही होंगे, तो इसको करना है। यूपी का कोर एरिया, UPPCS की मैं बात कर रहा हूँ, खासकर PCS पे। ARO में थोड़ा सा ये चेंज होगा, क्या चेंज होगा उसको आगे देखते हैं। UPPCS में जियोग्राफी, पॉलिटी, साइंस और करंट अफेयर्स का बहुत ही ज़्यादा रोल है। इवन मैं कहता हूँ कि यह क्वालिफाई कराने में फ्रेंड्स आपका मेजर रोल प्ले करता है। तो इसको आप यहाँ पे आप 75 to 80% स्ट्राइक रेट आपका हो सकता है निगेटिव छाटने के बाद भी। बट इसी का एक सेक्शन होता है हिस्ट्री। इसका खासकर एंशिएंट और मेडिवल बहुत ही डेंजरस होता है। मेडिवल मॉडर्न जो होता है इसका, ये अटेम्प्ट करने लायक होता है, सीरीज में होता है, क्रमानुसार होता है, सीक्वेंसेज मोड में आते हैं। गहराई से पढ़ें तो आप इसको लगभग 60-70% अटेम्प्ट कर सकते हैं। बट एंशिएंट और मेडिवल का आप 40 से 50% बहुत अच्छी तैयारी है तो करेंगे। इसीलिए आप इसको हिस्ट्री को, चाहे आप कितने भी बड़े विद्वान अपने आप को मानते हो या मानती हो, आप हिस्ट्री को कभी भी फॉर ग्रांटेड मत लीजिएगा और इसको ईगो या प्रेस्टीज या सेल्फ एस्टीम का क्वेश्चन नहीं बनाना है। कहूँ कि जियोग्राफी, पॉलिटी, साइंस और करेंट, खासकर जियोग्राफी पे बहुत अच्छा वर्क कीजिएगा, ये बड़ी मेजर रोल प्ले करता है। 20 से 30 क्वेश्चन आते हैं सिर्फ जियोग्राफी, वर्ल्ड और इंडिया मिला करके, पर्वत, पहाड़, पठार, माउंटेन रेंज, माउंटेन पीक, फॉल, मिनरल्स फाउंडिंग प्लेसेज, कंटिनेंटल बेसेज, इस तरह करके ओशियनिक करेंट्स जो हैं इनको बस थोड़ा गहराई से कर जाना है। हॉट कौन है, वार्म करंट कौन सी हैं, ये सब चीज़ें। पॉलिटी में आप 80% तक स्ट्राइक मार सकते हैं, इसका पॉलिटी ईजी आता है, अटेम्प्टेबल आता है, वो किया जा सकता है। साइंस में भी 80% बहुत आराम से भी आप कर सकते हैं 80%। करंट की बात आइए हम अब यहाँ करते हैं। सेकंड लास्ट टॉपिक जो है मेरा करंट अफेयर्स की है। करंट अफेयर्स में आप बहुत सावधानी से अभी से पढ़िए। आप लोग पहले से पढ़ रहे होंगे, मेरे कहने पे ही नहीं पढ़ने वाले हैं, आप लोग बहुत पहले से पढ़ रहे होंगे और आप इसको जोर से और करिएगा। यकीन मानिए स्टेट पोर्शन में आपको डैमेज कर सकता है कुछ क्वेश्चन लिस्ट बना के, लेकिन करंट अफेयर्स में आप लॉजिक नहीं लगा पाओगे। आता है तो आता है, गया तो गया। जैसे मैं यहाँ पे बहुत संक्षिप्त में एक बात बताना चाहूँगा। सपोज कीजिए साइंस का कोई क्वेश्चन है और आपके लिए एकदम नया है, बिलीव मी, आप मेथड ऑफ एलिमिनेशन से काट करके, जैसे D काट दिए, B काट दिए, A और C में कन्फ्यूजन है, तो आप यहाँ निकाल देंगे। आपको ये स्कोप देगा, चाहे वो हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, जियोग्राफी हो, साइंस हो, ये सारे स्कोप देते हैं। बट करंट अफेयर्स एक ऐसा जुदा सब्जेक्ट होता है जहां आता है तो आता है, वो इतना सटा के क्लोज ऑप्शंस देंगे कि आप यहाँ तुक्का नहीं लगता है। इसीलिए करंट अफेयर्स को कहा जाता है कि अगर आप पढ़े हैं तो बड़ी अच्छा यहाँ पे 80% तक का भयानक स्कोर कर सकते हैं, बेहतर स्कोर कर सकते हैं, वरना यहाँ पे 50% का भी आंकड़ा गिर सकता है। सपोज कीजिए कि 30 में एक राउंड फिगर में ले रहा हूँ करंट अफेयर्स, बजट, इकोनॉमिक सर्वे का भी ये मिला करके ज़्यादा हो जाएंगे, हम एक मिनिमम लेवल ले रहे हैं संख्या, इसमें आप 24 से 25 तक सही कर सकते हैं, वरना एनी हाउ बुरे से बुरे कंडीशन में आप 20 के नीचे बताइएगा।
अगर आप 24-25 पे आते हैं 80% तक यहाँ हो सकता है। और करंट अफेयर्स को बार बार पढ़ना है और जनवरी मंथ से करना है, भले वो 2 महीना बढ़ा दे। अब ये नहीं कि फरवरी से, सिंपल रखो ना, 2024 के जनवरी से उठा लिया हम, जनवरी 2024 से अक्टूबर। अब ये नहीं मैं कहूँगा कि 30 अक्टूबर तक पढ़िए, सब फालतू के लॉजिक और प्रश्न होते हैं। देखिए कब तक का करंट पढ़िएगा, एग्जाम से 20 दिन पहले तक या 15 दिन पहले तक लास्ट जो मैगजीन आए पतली सी, आपको जो पसंद आए, देखने में अच्छी लगे या खरीदने में आपको सुकून महसूस होता हो, अच्छा फील होता है, उसको उठा लीजिएगा और उसको पढ़ डालिएगा या उसको एकदम रगड़ दीजिएगा। और क्योंकि उसके साथ घटना सार और दृष्टि आएंगी, वो एक आएंगी, तो वो हो सकता है अभी 1 महीने में आ जाए, 1.5 महीने में, उसके बाद 1 महीने का और कवर करना होता है। मान लीजिए आप 15 नवंबर तक करेंगे मोटा मोटी, 10 नवंबर 15 नवंबर, तो वहाँ के लिए जो लास्ट में आएगी उसको उठा लीजिए, कर लीजिए। बड़ी पेनफुल होता है जब लॉजिक करते हैं लोग की 8 दिसंबर को है तो आप 30 अक्टूबर तक कीजिए। आपको क्या लगता है कमीशन यहाँ तक सोचेगा क्या? उसको लास्ट में जो मैगजीन मिलेगा समझ में आता है, उठा करके सेट करता है और आपके सामने परोस देगा। तो क्यों आप इतना ज़्यादा प्रैक्टिकल रहिए ना। तो करंट अफेयर्स की ये बातें हो गई, खूब पढ़ना है इसको और बार बार रिवाइज करना है। लास्ट में है अदर्स में। अदर्स में ऐसा कुछ नहीं है, अदर्स में ये है कि अब मैं कुछ बात कर लेता हूँ अदर्स में कि देखिए जब एग्जाम टला है, इसका एक उदाहरण हम एक अदर स्टेट को ले रहे हैं, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के 67th बीपीएससी को। आप लोग में बहुत लोगों को स्मरण होगा कि वो 1 साल टल गई थी शायद। उसके बाद जब उसका एग्जाम हुआ था तो 113 मार्क्स और क्वेश्चन एक ही होता है, या इसको क्वेश्चन समझिए आप, 113 क्वेश्चन आउट ऑफ 150 क्वेश्चन में गया था। तो आप अंदाजा लगाइए, ये जनरल की मैं बात बता रहा हूँ। और इससे पहले का रिकॉर्ड था 97 एवरेज, ये जाता था शायद, इसके और इसके बीच में 100 प्लस गया था। तो देखिएगा कि 67th जब टला तो कट ऑफ बढ़ते हैं। अब क्यों बढ़ते हैं मैं इसके लॉजिक आर्गूमेंट और डिस्कशन में नहीं जा रहा हूँ, बस बढ़ते हैं, पता नहीं क्यों लोग बढ़ते चले जाते हैं। और कुछ डेडिकेटेड संख्या जो होती है, सपोज कि जो संख्या 20 से 40 हज़ार है तो वो बहुत ज़्यादा बढ़ती है, क्योंकि वो लोग होल आते हैं, एक ही कमीशन को टारगेट करते हैं। और आप लोग को पता है कि रिजल्ट 10 से 13 हज़ार के बीच आना है या 12 से 13 हज़ार के बीच में, तो इन्हीं लोगों में से वो घूम फिर के फाइट करते हैं, तो कट ऑफ बढ़ जाते हैं। ये सिंपल सा लॉजिक है। दूसरी चीज़ कि प्री टफ होगा, इसमें कोई शक नहीं है। आप लोग बेशक 15 हज़ार रिजल्ट दे सकता है, 12 से 13 हज़ार, लेकिन आप लोग एनी हाउ 85 से नीचे मत मान के चलिए, पेपर के लेवल पर भी निर्भर करेगा। मेरा मानना है कि बड़ी धूमधाम से आप कमीशन के पहले आंसर की से, दूसरा तो वो देता नहीं है, पहले आंसर की से आप लोग एनी हाउ 95 अराउंड रहेंगे। तो अगर 2 3 4 यहाँ पे माइनस भी हो जाएगा सपोज कीजिए इस स्कोर से, तो इस बार सीटों की संख्या के हिसाब से जो रिजल्ट है उसमें 90 वाले भी फाइट कर जाएंगे। कोशिश कीजिए कि 95 प्लस रहे, 98 99 के पास जाए, ट्रिपल डिजिट में हो जाए तो बहुत अच्छा। तो कट ऑफ को फेस करने के लिए बहुत एक्यूरेसी चाहिए। मैं शुरू में बता दिया कि पढ़ना कुछ नहीं है, घोड़े अब नहीं बदलने हैं जो आप घोड़े दौड़ा रहे थे, मेन स्ट्रीम घोड़े नहीं बदलने हैं, तरीका नहीं बदलना है, यूट्यूब को अवॉइड करना है, यूट्यूब से करंट अफेयर्स नहीं पढ़ना है, क्योंकि 20 मिनट के वीडियो में 1 मिनट का काम का होता है या 2 फैक्ट काम का होता है और उसमें 50 फैक्ट भरते हैं। तो ये 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट इस 50 में कहाँ खिचड़ी हो जाएंगे समझ में नहीं आते हैं। यह है नॉर्मलाइजेशन का सिरदर्द खत्म हो गया फ्रेंड्स। बस एक छोटा सा वीडियो है, थोड़ा अंतराल ज़्यादा है, बट वीडियो आते रहेंगे काम के वीडियो। थैंक यू वेरी मच।